हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको सी सेट में ये पता होना चाहिए कि आपको सी सेट कैसे क्वालिफाई करना है। केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये पेपर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो है 27 क्वेश्चन किस तरीके से नेट राइट करने हैं। ठीक है, देखिए 80 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इस तरीके से 200 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 200 में से हमें किसी भी तरीके से बस 27 क्वेश्चन नेट राइट करने होते हैं, क्योंकि 20 हमें जो लाने होते हैं नंबर 66, क्योंकि 33% जो है इसका क्वालिफाइंग बनाया गया 33% पे। ठीक है, तो 33% नंबर लाने के लिए आपको 66 नंबर लाने जरूरी है। तो आपको अगर 26 क्वेश्चन राइट करते हैं तो इसमें जो होते हैं 65 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो 65 तो नहीं, हमें 66 लानी है, तो इसलिए हमें 27 इंटू 2.5 तो मतलब 67.5 इतने नंबर हमें लाने होते हैं। ठीक है, तो मतलब 27 क्वेश्चन हमें नेट राइट करने होते हैं। तो देखिए, इसका बहुत सिंपल सा गणित है। पहले मैं जो है इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या बोलते हैं, किस तरीके से आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कॉम्प्रहेंशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, जो साइंस साइड से नहीं की, हाई स्कूल या इंटर जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉम्प्रहेंशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या होता है, देखिए इसके क्वेश्चन जो आते हैं हमें लगभग 27 to 30 क्वेश्चन तक इसके आते हैं हर पेपर में। ठीक है, और इसमें आप जो है बड़े आसानी से अगर इसको अच्छे से मतलब सॉल्व करना सीख जाएं, या इसकी थीम्स को पकड़ लें, या इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका को पकड़ लें, तो बड़ा आराम से आप इसमें 21 से 23 तक क्वेश्चन नेट राइट कर सकते हैं केवल इस कॉम्प्रहेंशन से। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ किस तरीके से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कम से कम 10, अगर आज के हिसाब से भी देख लिया जाए तो 2023 2024 के हिसाब से भी देख लिया जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के आते हैं, जो प्रत्येक बच्चा सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन आप वहाँ से बना सकते हैं। तो आप जो पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं वो तो फिलहाल रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन से कर सकते हैं। बट आप जो है इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो एक जो मैंने 3 वीडियो बनाई हुई है, एक नंबर सिस्टम के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका जो है बैकग्राउंड क्या होना चाहिए या आपकी जो है एकेडमी किस चीज़ में हुई है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर की जितनी भी थीम्स आई हैं उसको मैंने उसकी 3 वीडियो बना भी रखी हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। बाकी मैं एक बार में और डिटेल वीडियो बना दूंगा पूरी। ठीक है, इसके अलावा नंबर सिस्टम के अलावा एक और आता है डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी कम से कम हर पेपर में अगर आप नोट करेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के आते ही आते हैं। ठीक है, मतलब कंफर्म है ये नंबर सिस्टम और डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कंफर्म है, आने ही आने। जैसे कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन जो है कंफर्म है कि हाँ 25 से 30 क्वेश्चन तक आने, उसके बीच में कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप यहाँ से भी अगर कितना भी आप अगर मोटा मोटा आंकड़ा ही पकड़ते हैं, तो अगर आप यहाँ से कॉम्प्रहेंशन से 20 क्वेश्चन भी बना पाते हैं, 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग के बनाते हैं, तो 30 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए जो आपके नेट हो सकते हैं। मैं ये नेट ही ले रहा हूँ। अगर आप 27 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करेंगे तो बड़े आराम से नेट आप 20 तक निकाल सकते हैं, अगर आप मेरी अप्रोच पर चलेंगे तो। ठीक है, मैं बताऊँगा कैसा चलना। इसके अलावा आप जो है जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर थीम पर चलेंगे तो अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 में से मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, केवल 7 क्वेश्चन बना पाएंगे आप। 8 से 7 क्वेश्चन बड़े आराम से बना पाएंगे अगर आप प्रीवियस थीम पर चलेंगे। तो जो भी PYQ मैं करा रहा हूँ उसकी थीम पर चलेंगे, आप देखेंगे तो वो रिपीट होती रहती हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते रहते हैं। बस संख्या चेंज होती है, थोड़ा डेटा चेंज होता है, बस ये चीज़ें चेंज होती हैं। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो डाटा सफिशिएंसी के सवाल हैं उसमें कुछ नहीं होता, बस संख्याओं में घुमाया जाता है। वो भी एक्चुअल में एक तरह से नंबर सिस्टम ही है कि जो इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, क्या ये पूर्णांक रहेगा या ये नहीं रहेगा, इस तरीके का कि, या फिर बाकी सारे को उठा लिया जाता है। जैसे परसेंटेज के सवाल को उसमें डाटा सफिशिएंसी में दे दिया था, मतलब सभी का निचोड़ दे दिया था। बाकी नंबर सिस्टम के 2 से 4 सवाल वहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा LCM SCM भी बहुत सिंपल सवाल होते हैं, एक क्वेश्चन आना होता है। बाकी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन परमुटेशन अगर ज़्यादा टफ लग रहा तो नहीं करिए, बट मैं बहुत इसका सिंपल बता सकता हूँ। अगर सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, कि हम कॉम्प्रहेंशन को बड़ा आसानी से कैसे डील कर सकते हैं और कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो स्पेशली ये वीडियो जो है आप मतलब कॉम्प्रहेंशन के पर्सपेक्टिव से देखिए कि मतलब कॉम्प्रहेंशन कैसे डील कर सकते हो आप। ठीक है, मैं जो फिलहाल बताने वाला हूँ इसमें मैं हिंदी में बताने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से वहाँ पे इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और देख लेना कि आप किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए जो कॉम्प्रहेंशन सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, हमारे पास केवल 2 घंटे का समय होता है। उन 2 घंटे में हमें 80 क्वेश्चन को देखना होता है, प्लस कॉम्प्रहेंशन में जो होता है कभी कभी बहुत बड़ा पैसेज होता है, पूरे एक पेज का पैसेज होता है, हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। उसको सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है, उसको पढ़कर उसको समझना, फिर उसके आंसर तक पहुंचना, वो भी एक लाइन के होते हैं, तो उनको पढ़ना कम से 2 से ढाई मिनट लग जाते हैं, और इतना हमारे पास समय होता नहीं है। हमें क्या होता है, ये 30 to 35 मिनट में अगर आपने कॉम्प्रहेंशन सॉल्व किया तभी आप सही पेपर कर पाएंगे, मतलब आसानी से सीसेट निकाल पाएंगे। वरना अगर आपने इसी में एक ओवर ले लिया तो आप बहुत मुश्किल है कि आप ठीक से निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें कन्फर्मेशन कुछ नहीं होती, बहुत सारे आंसर चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैंने बताया था 20 क्वेश्चन नेट राइट होने की संभावना है।
ठीक है, मतलब हो ही जाएंगे, मतलब संभावना नहीं, हो ही जाएंगे अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं तो। ठीक है, तो देखिए हमें तेज पढ़ना है, प्लस आपको आंसर निकालना है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसी बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या, मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब आप बिना पैसेज पढ़े भी क्या मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप 100% नहीं कर सकते तो ये गारंटी है कि आप लगभग उसका 25% या 50% क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर जो पैसेज बनाया होता है वो किसी भी मतलब कहीं का आर्टिकल होता है या किसी न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, कहीं से भी उठाकर सीधा का सीधा ऐसे दे दिया जाता है। तो कोई भी है तो वो क्या करता है, उसके क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम बताता है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम के बाद सुझाव बताता है, और सुझाव के अलावा क्या बोलते हैं, सरकार के कदम बताता है। आप देखेंगे कि अगर कोई भी पैसेज आता है तो आप 99% केस में ये मानकर चलिए कि कोई भी पैसेज जो है हमारे देश की बुराई नहीं करेगा, मतलब हमारे देश में क्या प्रॉब्लम जरूर बता देगा लेकिन बुराई नहीं करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भारत से ये नहीं हो सकता, इस तरीके देश की कभी बुराई नहीं करेगा, मतलब हमारा राष्ट्र विरोधी कभी नहीं होगा। दूसरा, गवर्नमेंट की बुराई नहीं करेगा, मतलब उसकी प्रॉब्लम बताएगा, समस्याएं बता सकता है लेकिन उसकी बुराई नहीं करेगा कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। मतलब प्रॉब्लम बता सकता है लेकिन उसकी मतलब उसकी समस्याएं बता सकता है, प्रॉब्लम्स बता सकता है, लेकिन ये नहीं कहेगा ये नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मतलब बुराई नहीं करेगा उसकी। तो ये दो चार चीज़ें हैं, प्लस एक दो चीज़ें और याद रख सकते हैं आप। जैसे मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव कथन, जो आपने अगर पीसीएस की वीडियो भी देखी होंगी तो वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, जो सकारात्मक कथन होते हैं ना, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो पॉजिटिव ही निष्कर्ष देते हैं, और जो निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो निगेटिव ही मतलब उसका जो है रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आपको बताई होगी। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, चाहे तो आप उनको नोट कर लीजिए, वरना मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा कॉम्प्रिहेंशन की उसमें मैं आपको सब डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो पहले देखिए कुछ वर्ड होते हैं जो आपको जो है स्टेटमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे कोई भी जैसे अगर आप कोई सतत विकास की बात हो रही है कि सतत विकास के, हमारा देश जो सतत विकास के मतलब इसमें ये कदम उठा रहा, तो वो मतलब स्टेटमेंट को राइट बनाता है, मतलब उसमें कोई भी अगर वैसा मतलब निगेटिव बात नहीं की गई है। ठीक है, जैसे जवाबदेहिता, पारदर्शिता, नीति फ्रेमवर्क, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव बनाती हैं। अच्छा पॉजिटिव का तो पता है, पॉजिटिव तो होते होते हैं, मगर निगेटिव चीज़ें क्या बनाती हैं, जैसे कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है ना तो वो हमेशा जो है स्टेटमेंट को निगेटिव बनाता है। जैसे मतलब जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो हमेशा स्टेटमेंट को निगेटिव बनाते हैं। जैसे केवल वर्ड है, एकमात्र वर्ड है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं वर्ड है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये कॉम्प्रिहेंशन में एक नहीं वर्ड जो है, नहीं वर्ड मैं भी दिखाऊंगा इस नहीं का कमाल। नहीं वर्ड इतना खतरनाक वर्ड है कि ये 99% केस में 99% केस में नहीं वर्ड जो है स्टेटमेंट को मतलब रॉन्ग ही कर देता है। मतलब नहीं वाला वर्ड जो है जहाँ पर नहीं लगा होगा, मतलब निगेटिव कथन वाला जो है हमेशा रॉन्ग ही होगा, मतलब उस स्टेटमेंट को तो आपको लेना ही नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, किस तरीके से आपको ये चुनना। ठीक है, दूसरा देखिए एक तरीका ये है कि आप पहले सबसे पहले उसके आंसर देखें, और मतलब जो इसके विकल्प ऑप्शन दे रखें उन ऑप्शनों को देखें, उन ऑप्शनों में से सबसे पहले ये फाइंड कर लें कि ये तो होगा ही नहीं। तो एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, जो सामान्यतः तरीका ये होता है कि जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन पर जाते हैं, ऑप्शन पर जाने के बाद आप पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा। इसके अलावा फिर बाद में जो एक या दो ऑप्शन बचते हैं आपका, तो उसमें से आप बहुत मतलब कहते हैं कि सरसरी नज़र से पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, और उसमें जो चीज़ मेंशन होती है तो साथ ऐसा भी होता है कि वो चीज़ मेंशन नहीं होती है तो उस विकल्प को भी आप एलिमिनेट कर देते हैं आसानी से। थर्ड होता है कि जो भी फिर बचता है तो उसके जो ज़्यादा करीब होता है, जो ज़्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट को चुन लेते हैं, तो 99.99% केस में वो जो है राइट ही हो जाता है। जैसे देखिए मैं एक पैसेज को पढ़कर भी दिखाऊंगा, 1 से 2 पैसेज को, उसके अलावा मैं बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए पहले वाले को हम बिना पैसेज पढ़े सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, देखिए पैसेज बन है, ये जो है 2023 का पेपर है, आप चाहें तो इसको लेकर बैठ सकते हैं, 2023 का सेट ए। ठीक है, तो इसको लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक, देखिए ये वर्डों पर बहुत ध्यान देना। मैंने हमेशा कहा कि क्वेश्चन को पढ़ते समय जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यवहारिक हो, तात्कालिक कार्रवाई हो, मतलब तत्काल कार्रवाई हो को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक युक्तियुक्त हो, ठीक है, इसका व्यवहारिक हो, उसका तात्कालिक कार्रवाई हो उसकी, और सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता हूँ, ऐसा हो जो सर्वाधिक युक्तियुक्त हो, व्यवहारिक हो, तात्कालिक कार्रवाई हो सके। और ऐसा कौन सा है स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ऊपर का जो आपने पैसे दे रखा, बस इतना सी बात पूछिए। ठीक है, तो देखिए तो हम क्या करते हैं, पहले हमको इसको बिना पढ़े सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि जैसे जब प्रतिबिंबित करता है तो प्रतिबिंबित करने का क्या मतलब होता है, इसका जो अनुमान क्या होता है, पूर्व धारणा क्या होती है, मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखते हैं इसको रिफ्लेक्ट कैसे करता है। देखिए पहला यहाँ पर देखिए एक ये इसका बी स्टेटमेंट देखिए, बी वाला देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरोग का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या ये संभव है कि सभी नदी जल तंत्र जोड़े जा सकते हैं, सभी नदी जल तंत्रों को जोड़ा जा सकता है? कितना नेगेटिव और एक्सट्रीम कथन है। प्लस दूसरा, ये तत्काल कार्रवाई हो सकती है, क्या ये व्यवहारिक है? बिल्कुल नहीं है। तो आप इस आधार पर भी जो है इस विकल्प को एलिमिनेट कर सकते थे बिल्कुल आराम से। मतलब आप ये सब प्रैक्टिस चाहेंगे ये चीज़ें। देखिए देश के सभी,
ये सभी वर्ड जो होता है, मैंने बताया ना, पहले ही बता रखा है मैंने, प्रीवियस पीसीएस में बता रखा है। जब मैं जीएस के जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के, तो देखिए मैं उसमें बताऊंगा ये सभी वर्ड कितना खतरनाक होता है। देश के सभी नदी तंत्रों को जोड़ना चाहिए, ऐसा संभव है कि देश के सभी नदी तंत्रों को जोड़ दिया जाए? हो ही नहीं सकता, मतलब कहीं से कहीं तक ना व्यवहारिक है और ना ही ना तत्काल कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती इस तरीके की, ठीक है। तो मतलब ये है, ये स्टेटमेंट आप जो रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जल के अधिक्य वाले क्षेत्र और जल की कमी वाले क्षेत्र के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। क्या ये नहरें जो है तत्काल में बनाई जा सकती हैं? ये तत्कालिक कार्रवाई हो सकती है कि तत्कालिक कार्रवाई की जो है कि क्या बोलते हैं कि नहर बनाई जाए? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। और प्लस ये कि अधिक्य वाले क्षेत्र जल के सभी क्षेत्रों में नहीं बनाई जा सकती, तो ये भी आप स्टेटमेंट को रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगला, जल के संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों को की जल की मांग को कमी की जानी चाहिए। क्या ये व्यवहारिक बात है कि जल की मांगों को कमी कर दी जाए? हम कोई नीतिपरक ढांचा बना सकते हैं, कोई जो है उसका अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उसका वैकल्प ढूंढ सकते हैं, ये नहीं कि उसकी मांग को ही कमी कर दिया जाए, कि मतलब ये है कि अगर इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो हम उस चीज़ को ही समाप्त कर दी जाए, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए इसका पहला स्टेटमेंट देखिए, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये व्यवहारिक भी है, व्यवहारिक भी हो गया, युक्त भी है, युक्त भी हो गया, नीतिपरक और तत्कालिक कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ढांचा तत्काल बनाया जा सकता है, और विधिक कानूनी भी है। तो देखिए, सर्वाधिक युक्त भी है, व्यवहारिक भी है, तत्कालिक कार्रवाई भी है, और सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट यही हो रहा है। आप देखो, आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। देखिए, इसमें कहीं भी दूसरी बात यह है कि कहीं भी ये मेंशन नहीं हुआ होगा कि 10 के नदी तंत्रों को जोड़ दिया जाए, ये नहीं होगा, कहीं भी नहरों की बात नहीं। देखिए एक बात और, ये पैसेज सॉल्व करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है, पैसेज में जो लिखा है केवल उसी का ही जवाब देना, मतलब उससे बाहर का कुछ नहीं सोचना, बस सिवाय पूर्व धारणा के। पूर्व धारणा में अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना कि यह इससे क्या हो सकता है, मतलब क्या सोचकर ये पैसेज लिखा गया। तो पूर्व धारणा उसे कहते हैं, जम्पशन उसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या सोचकर ये लिखा गया, तो बस वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। बाकी कहीं भी जैसे निष्कर्ष हो, रिफ्लेक्ट हो, ये सब चीज़ें जो है कभी भी आप पैसेज से बाहर कभी मत जाइएगा, ठीक है। तो पैसेज के अंदर से ही आपको आंसर देना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए इसको पढ़कर देखते हैं। अगर आप पढ़कर देखते हैं तो देखिए क्या है, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा यहाँ से। देखिए, हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, विवाद चलते रहते हैं कि कावेरी नदी विवाद, ये विवाद, वो विवाद, नर्मदा नदी विवाद, ठीक है। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है। यहाँ तक हमारे ऑप्शन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन पढ़ लेना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। तो ठीक है, कि ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, जो शहरीकरण है, औद्योगिकरण जब होता तो जल की तंगी को और बढ़ाएंगे, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्यों का विषय है, केंद्र का नहीं। मतलब राज्य जो है आपस में जो है मतलब जो जल का विषय है वो राज्य सूची का विषय, आपको पता ही है। इसके विभिन्न हितधारियों को आपस में होल्ड लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी मतलब बेसिन जो है उसका पर आधारित रीति से संगठक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए, ठीक है। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशेषताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है। जल का देखिए यहाँ पर देखिए, ये इसी नीति पर ढांचे की बात कर रहा है। देखिए, उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए कि नदी द्रोणी की क्या विशेषताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये वाली ये चीज़ जो है बस इसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात का निष्कर्ष है कि मैं इस आधार पर मैं जो जल का बंटवारा करना चाहिए, ठीक है, आदि। और साथ साथ नदी और जलभर के पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ साथ जो उसके पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। देखिए आप ये बताइए, कहीं भी नदी तंत्रों को जोड़ने की बात की गई है? नहीं की गई है। आप यहाँ पे सीधे पैसेज पढ़कर भी आपको इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जल के अधिक्य वाले क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्रों में नहर बनाने की बात करिए? बिल्कुल नहीं करिए कहीं भी। जब उस पैसेज में कहीं भी मेंशन ही नहीं है तो यह मानकर चलिए कि वो रॉन्ग ही होगा स्टेटमेंट, चाहे कितना राइट दिख रहा हो, ठीक है। पहला व दूसरी बात। तीसरा, जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों को जल की मांग को कम करने की बात नहीं की है, बस युक्त प्रयोग करने की बात करिए, नीति पर ढांचा बनाने की बात करिए, ना कि उसको कम करने की बात की गई है। तो इस तरीके से आप जो बिल्कुल आसानी से देखिए विकल्प के तौर पर भी निकाल सकते हैं और आप पैसेज पढ़कर भी निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है सॉल्व करने का, जो सबसे बेस्ट तरीका ये है, पहले आप ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन को ठीक से समझिए, उसमें से जो विकल्प एलिमिनेट हो सकता है उसको एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद आप पैसेज पे जाइए, पैसेज को ठीक से पढ़िए, उसके बाद फिर आकर दोबारा एलिमिनेट करिए, उसके बाद आप राइट आंसर तक बड़ा आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है। देखिए इसको देखते हैं, इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहा है, तो मतलब पैसे से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ करना चाहिए। अगर देखिए आप इसको पढ़ेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा पैसेज को मतलब बहुत तेजी से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, मैं भी पढ़ूंगा इसमें, तो इसमें इसका कोई मेंशन ही नहीं किया गया, मतलब ये बिल्कुल ही बात ही नहीं की गई है इसमें पूरी में, ये पैसेज की में शिक्षा प्रणाली की कोई बात नहीं की गई है, तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका सी वाला देखिए, आर्थिक विकास के लिए केवल
कह रहा आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों को के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केवल केवल कौशल पर, क्या स्वास्थ्य और सुपोषण हमारे लिए विशेष नहीं है? तो मतलब इस तरीके की नेगेटिव बात करेगा ही नहीं कि केवल इसके देने की जरूरत है। जब केवल एक्सट्रीम बढ़े तो ये मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग ही हो जाएगा। तो ये आप जो है शुरू में मतलब बिना पैसेज पढ़े इसको आप रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप इस वाले को नहीं कर सकते, उस वाले को हम बाद में करेंगे, पहले इसको तो रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगला, कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी क्रियान्वयन आज के वक्त की जरूरत है, तो इसे हम भूल रखेंगे। इसके बाद, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हम अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये इसके तुलना में बड़े पैमाने पर प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। इन दोनों की तुलना में ये वाला ब्रॉड स्टेटमेंट दिख रहा है, बट हम अभी नहीं मान के चलेंगे क्योंकि हमने तो ऑलरेडी हमारे पास आंसर है तो हमने देख लिया। बट नहीं, हम केवल इतना विकल्प एलिमिनेट कर सकते हैं ना केवल पढ़कर कि ये किसी भी कीमत पर यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केवल मतलब ये है कि केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मतलब बाकी के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब ये वाली बात कर रहा। तो केवल वर्ड जो होता है, फिलहाल ओवल में ये बताना चाह रहा हूँ केवल वर्ड, बाकी आप उसका मर्म समझते हैं कि कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तो उस बात को आप समझते हैं कि हाँ केवल उनके नहीं है, औरों के लिए भी है। तो इसके लिए केवल वर्ड से एलिमिनेट हो सकता है। देखिए, इसके अलावा देखिए, आप जब पैसेज पढ़ते हैं, देखिए आप पूरा पैसेज पढ़िए। श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाओं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणामस्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे कहीं 5 से 15% तक कम उत्पादनशील है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, यक्ष्मा जिसे टीबी भी कहते हैं, से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। किंतु आज इतनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। मतलब ये है कि जो कुपोषित बच्चे हैं वो जो सुपोषित बच्चे हैं उनकी तुलना में कम निष्पादन करते हैं, मतलब कम जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। निष्पादन मतलब परफॉर्म करते हैं, तो कम परफॉर्म करते हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी। इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है और भारत की जनांकीय दृष्टिकोण से ये एक ऐसी चुनौती जो वास्तव में निपटना चाहिए। तो ये बताइए, यहाँ पर कहीं भी पूरे पैसेज में कहीं भी ये कहा गया कि शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ किया जाए, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली बात करी गई है, तो ये विकल्प एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने 2 विकल्प बड़े आसानी से एलिमिनेट कर दिए, ए नहीं होगा इसका और सी नहीं होगा। अब आप बात करते हैं बी और डी की। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी क्रियान्वयन आज के वक्त की जरूरत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जरूरत है, ये बात वो ऊपर कह रहा है। बट उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि मतलब ये जो कौशल विकास हो कैसे रहा कि अगर कौशल विकास है भी तो कुपोषित और सुपोषित बच्चों की बात कर रहा है और उनके निष्पादन पर जोर दे रहा है। तो देखिए, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हम अपेक्षा करते हैं उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण, क्योंकि अगर स्वास्थ्य और सुपोषण होगा तो वो जो उनका निष्पादन का परफॉर्म जो होगा बेटर होगा, इसकी बात कर रहा है। अगर आप इन दोनों में तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो ये विकल्प आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए, अब मैं आपको बिना पढ़े सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपनों इस वाले पैसेज को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश को, देखिए संदेश मैसेज क्या हो सकता है, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक है, प्रतिबिंबित करता है। तो संदेश मैसेज क्या होगा, देखिए, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूल और दुष्प्रभाव को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार का दायित्व। देखिए, कुछ भी सरकार का दायित्व नहीं होता, सरकार काम करती है, मतलब ये नहीं कि ये सरकार का ही दायित्व, हम सब लोगों का दायित्व होता है किसी भी काम को करने का। हम सब लोग सामूहिक रूप से कर सकते हैं, केवल सरकार चाहे अकेला किसी काम को नहीं कर सकती। जब हम लोगों का सहयोग होगा तभी होगा। तो जब इस तरीके के कथन आते हैं कि ये सरकार का दायित्व, तो आप माना करिए पैसेज में रॉन्ग ही होगा, ठीक है। देखिए, इसका ये वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिना पढ़े। उसके अलावा डी देखिए, इसका चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव ही नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कम संभव ही नहीं है कि किसी दुष्प्रभाव को कम करना संभव ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। अब आप देखिए दोस्त, देखिए इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भूपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है, तो हो सकता है किसानों को जोखिम प्रत्यक्षण और उन्हें अनुकूलन के लिए निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि मतलब किसानों को जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। देखिए, इन दोनों में आप होल्ड रख सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है, क्या वो भूपयोग की बात कर रहा है या जोखिम प्रत्यक्षण के लिए अनुकूलन की आवश्यकता की बात कर रहा है। तो देखते हैं इसमें किसकी बात कर रहा है। भारत में अधिकांश किसान, यहाँ पे जब हमने 2 ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं 2 ऑप्शन, तो उसके बाद हम ये 2 ऑप्शन की जो लड़ाई बची है 50-50 वाली, उसमें हमें किसके साथ जाना है, बस उसके लिए हम पैसेज पढ़ेंगे बहुत तेजी के साथ। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक हैं, कम शिक्षित हैं, संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उसमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता। देखिए, अनुकूलन की बात हो रही है, पहली बात, तो यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाना चाहिए। दूसरा, इसलिए ये अपेक्षा नहीं की जा सकती जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होंगे। फिर देखिए, अनुकूलन की बात करिए कि ये अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, ठीक है, कि वो जलवायु के अनुसार हमें उन्हें बताना पड़ेगा। यदि संभव भी होता तो भी जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, ठीक है। इससे निपटने के हेतु दुष्प्रभाव को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया
करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। मतलब ओवरऑल बात ये हो रही है कि हमें जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन कैसे होना, ये किसानों का अनुकूल कैसे होना उनके प्रति, ठीक है। दूसरा समाधान ये है कि ये सुनियोजित या नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए जरूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीति परक अनुशंसाएं लाई जाएं। अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण एक पूर्व शर्त है। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं। देखिए, इसका प्रत्यक्षण हो रहा नहीं हो रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। तथापि हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग के प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीति है, तो भू उपयोगों के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें, तो बस इसे भी एलिमिनेट कर दिया। देखिए, किसानों को जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के लिए निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल क्लियर, मतलब बिल्कुल क्लियर आंसर निकल जाएगा। आपने 50-50 वैसे एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन आपने वैसे एलिमिनेट कर दिए, बाकी बी और सी में आपकी जो लड़ाई चल रही थी 50-50 वाली, वो आपने तुरंत निकाल दिया कि मतलब भू उपयोग की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें, टोटल बात हो रही है वो हो रही है प्रति अनुकूलन की, तो अनुकूलन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फिर हम भाई निकालेंगे, मतलब आप जो है इस तरीके से आदत डाल लीजिए अभी भी। देखिए, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए। जैसे सरकार का दायित्व है, इस तरह के कथन गलत होते हैं, केवल गलत होता है, ठीक है, सभी गलत होता है, ठीक है, इस तरीके का सर्वोत्तम, कोई नहीं, बदल देना चाहिए, अनिवार्य, इस तरीके के वर्ड जो गलत होते हैं। सदैव, जटिल, सभी, कि बोझ है, ये भारी है, आवश्यक है, भविष्य की बात है। अच्छा, एक बात और, जैसे मैंने बताया कि नहीं, एक नहीं वर्ड जो होता है, नहीं वर्ड जो सामान्यतः इसमें स्टेटमेंट पैसेज में जो स्टेटमेंट में बनाता है वो गलती बनाता है। इसी तरीके से जब भी कोई भविष्य की बात की जाती है कि मतलब ये काम हम भविष्य में कर लेंगे, तो भविष्य वाली बात को गलत मानकर चलता है, ठीक है। पैसेज जो भविष्य वाली बात को गलत मानकर चलता है, ठीक है। देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को, देखिए फिर मैसेज की बात हो रही है, संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देखिए, संदेश हम मैसेज कैसे देते हैं, तो देखिए मैसेज देने का तरीका क्या हो सकता है। जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या तो वह बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं, ये क्या मैसेज है। और पहला तो भविष्य में, भविष्य का क्या मतलब है, तो भविष्य वाली बात हमेशा गलत होती है, याद रखना। एकमात्र हल यही है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यहीं पे आपको देखने कट कर देना चाहिए। क्योंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए, तो ये भी देखिए भविष्य, तो भविष्य की बात हमेशा गलत होती है, याद रखना। ये वाले आप जो है प्रीवियस ईयर पे अप्लाई करके देखिए, आगे बंद करके भरोसा मत कीजिए, पहले प्रीवियस ईयर को उठाइए, उन पर अप्लाई करिए। जो भी मैं बात बता रहा हूँ उनको सबको प्रीवियस ईयर पर खुद से अप्लाई कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं। अब ये मत कहना यहाँ पर नहीं है तो मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव उसमें आया, ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है, तो मतलब ये देखिए यही मैसेज है कि हमें जो है ये मैसेज दे रहा है कि जब तक क्या बोलते हैं प्रौद्योगिकी में सुधार नहीं आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है, यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है, एक मात्र ये है, तो ये तीनों ऑप्शन आप जो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बाकी आप देखो पढ़ लो तो पढ़ लो। जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं वह जलवायु की इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। इस बीच प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो। देखिए, शायद हो भी सकता, नहीं हो सकता, तो भविष्य की बात को हम कैसे राइट मान लेंगे। अगर नहीं हुआ तो गलत हो जाएंगे ना सारे स्टेटमेंट, इसलिए हम भविष्य को गलत मान के चलते हैं कि वो संभावना है, वो जरूरी नहीं है कि हो जाए। अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए या ज्यों का त्यों तापमान के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते वे विफल हो जाते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये क्या मैसेज देगा कि हाँ भाई जो हमें प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है, मतलब कि हमें जो निपटने के लिए जो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। अब देखिए, एकमात्र हल यही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ये तो आपको देखते ही एलिमिनेट कर देना चाहिए था। फिर इसके बाद व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं जरूरत है या तो बंद हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं करी गई है कि भविष्य में या बंद हो जाए, इस तरह कोई बात नहीं करी। ये जरूर कही गई है कि हाँ अगर ऐसे ही करते रहे तो ना भारी लागत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा चूंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं की है कि उन्होंने कोई इस तरीके का सुझाव नहीं दिया। मतलब ये है कि मैसेज क्या दिया, ये तो एक तरह से सुझाव हो गया, ये मैसेज नहीं हुआ, ये सुझाव हो गया, ये संदेश नहीं हुआ। तो अगर आप इसको मान सकते हैं तो सुझाव मान सकते हैं कि हाँ ये करना चाहिए हमें, तो ये मैसेज नहीं हुआ, ये सुझाव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो ये मतलब ये है, हम फिलहाल इसका पैसेज नहीं पढ़ रहे। देखिए, हमारी पर्यावरणीय लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्या सरकार को हल करना सरकार का काम है। तो देखिए, मैंने कहा सरकार का दायित्व, सरकार का काम नहीं होता, हमें सबको साथ मिलकर काम करना होता है, ठीक है। पारंपरिक जीवन शैली के लोभ या पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय
स्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे पारंपरिक और जीवनशैली पाश्चात्य मूल्यों की कोई बात नहीं की गई है, तो ये जो मेंशन ही नहीं किया गया, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए, ऐसा हो सकता है। देखिए इसका पहली लाइन ही क्या होगी, देखिए पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो पर्यावरणीय समस्याओं से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं, तो स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है जब तक पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जाएगा। आपकी पहली लाइन से ये एलिमिनेट हो जाता। और देखिए ये इसे मेंशन ही नहीं होगा, पाश्चात्य मूल्यों की देखो कहीं पर बात नहीं होगी, आप इसको पढ़ लेना, कहीं भी पाश्चात्य मूल्यों की बात नहीं होगी। दूसरा हमारे पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल करना सरकार का दायित्व है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इसकी पूर्व धारणा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। पूर्व धारणा क्या होता है, ये जो सोच के लिखा गया, तो पूर्व धारणा ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार का दायित्व कुछ नहीं होता। देखिए हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, तो ये इसकी पूर्व धारणा हो सकती है कि मतलब देखो क्या क्यों पड़ सकता है, क्योंकि देखो इस विकल्प को पहले पढ़ो, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवनशैली में सार्वभौमिक बदलावों से पर्यावरणीय स्वास्थ्य की समस्या कम हो सकती हैं, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है कि पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं, तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने की वह सामूहिक आक्रमणता ही दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर सरकार की कोई बात नहीं की गई है, तो आप इस तरीके से भी वो कर सकते हैं, पाश्चात्य मूल्य की कोई बात नहीं की गई इस तरीके से भी, और बाकी ये तो पहली लाइन में गलत हो गया, तो इस तरीके से भी आप चुन सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल तरीके से सोच सकते हैं, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से देखिए फिर रिफ्लेक्ट करता, सर्वोत्तम रूप से रिफ्लेक्ट करता सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के देखिए आप ये बताइए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है क्या गरीबी उससे दूर हो सकती है, मतलब गरीबी उन्मूलन के तरीके के रूप में है। तो मतलब ये जो संभव नहीं है, मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम से हो सकता है, उससे तो आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पढ़ा होगा कि हो सकता है उससे और ज़्यादा गरीबी फैले, उससे तो और बेरोजगारी फैले, हो सकता है लोग और आक्रमण हो जाए, मतलब काम वाम करना छोड़ दें, और तो ये जो है इसका तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखिए उपयुक्त अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पोषण और पोषण स्तर समुन्नत किया जा सकता है, तो किया तो जा सकता है, लेकिन अनुवांशिक रूपांतरित फसलों की बात हुई है नहीं हुई है उसमें ये देखना पड़ेगा पहले। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं के अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए, तो ये भी हो सकता है कि मतलब प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषण तत्वों को शामिल करना चाहिए। अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि हाँ कि खाद्य वस्तुएं भी हैं, पोषण भी है, बट उनकी पहुंच नहीं है उन लोगों तक। देखिए आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं, कुछ का तो बस ये निर्णय है कि वह भोजन लेंगे तो उन्हें जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इससे असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है, इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, जिसमें उस आर्थिक प्रगति को जो गरीबों के लिए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है अस्त व्यस्त कर देने की संभावना है। मतलब जब वही वाली बात है, जब मतलब जो है उनके लिए संसाधन नहीं बचेंगे तो वही है। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुँच अथवा पहुँच की गुंजाइश न होने की है, जिससे एक रस खान पान बन जाता है। देखिए ये है कि जिससे देखिए अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश न होने की है, जिससे एक रस खान पान बन जाता है जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। देखिए पोषक तत्वों की बात हो रही है कि पोषक तत्व उन तक प्रदान नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से बीमारियाँ वो फैल रही हैं, ठीक है। और होने के कारण आंशिक रूप से ये है कि हमारी खाद्य पद्धतियाँ समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हमारी खाद्य जो पद्धतियाँ जो हैं पोषण के अनुरूप नहीं है। खेत से थाली तक लंबे सफर में चिंताजनक विचलन हो रहा। ये नहीं कह रहा कि हाँ कि उसमें जो पोषण नहीं है, मतलब पोषण तो है बट वहाँ तक पहुँच नहीं है, मतलब वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, मतलब उन्हें प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, बस इतनी सी है। तो अनुवांशिक रूपांतरित फसलों की कोई जरूरत नहीं है, ना ऐसी बात करी गई है। जब तक अनुवांशिक रूपांतरित फसलों की बात नहीं होगी ऊपर पैसेज में, तब तक हम इस विकल्प को ले ही नहीं सकते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल करना पुष्ट होगा, तो ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि पोषक तत्वों की बात नहीं हो रही है। देखिए अभी देखिए हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए, तभी तो हम खाद्य वस्तु ले पाएंगे। जब हम अपने नीति विषयक विमर्श में रखेंगे तो हम सही से पोषण ले पाएंगे। बस ये पोषण की कमी नहीं है बट हम ले नहीं पा रहे हैं, बस इतनी सी बात की गई है, तो बस ये। और बाकी आपने देख लिया होगा, मैंने पैसेज पढ़ा तो यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बस इस तरीके से आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को क्रियान्वित करना मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए ये अगर आप यहाँ पे आप होल्ड रख सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये और प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो ये एक छोटा सा इतना तो नहीं हो सकता। दूसरा आपदिक प्रदूषण जांच किए बिना गाड़ी चलाने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। देखिए बताइए कितना निगेटिव कथन है कि बिना जांच के प्रदूषण जांच के बिना जो आपदिक प्रदूषण जांच के बिना मतलब जांच नहीं की है गाड़ी चलाने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कैसे लगा देंगे, पहले जांच होगी ना। प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मन, देखिए हम प्रशासन की बुराई नहीं कर सकते,
मैंने कहा ना बुराई नहीं करते हैं हम, उसकी समस्याएं बता सकते हैं लेकिन बुराई नहीं करते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 2 विकल्प एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से आपको एक चुनना, तो देखिए खुद चुन लीजिए। प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को क्रियान्वित करना मुश्किल है, या ये वाला तुरंत सूझे तरीके से की गई प्रकृति क्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम आधारित प्रभावशाली होगा। मतलब साक्ष्य आधारित उपागम जो है अधिक प्रभावशाली होगा, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम जो अधिक प्रभावशाली होगा। तो इन दोनों में से कौन सा विकल्प आपको बेटर लग रहा है? आप वैसे भी सोच सकते हैं। ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया, तो ये वाला विकल्प सही लग रहा है। आप इसको पढ़ेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, और इसका कोई मतलब नहीं है केवल एक वाहनों के बारे में बात कर रहा है और ये पूरी ब्रॉड बात कर रहा है, तो इसके लिए जो है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। बस इस तरह के भी चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये वाले जो होते हैं इसमें छुपे हुए स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं, ये वन में वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं, कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं और अन्य पादपों के पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि आगे के अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध होता है। हाथी पादप फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मलत्याग के साथ इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है और कीटों के लिए प्रजनन स्थल की तरह काम करता है। सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुंच बनाते हैं, जो दूसरे वन्य जीवों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुवृक्ष। तो वो कह रहा है कि हाथी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इस तरह की जैव विविधता बनती है, ना कि ये है कि जहाँ पर हाथी होंगे वहाँ पर ये हाथी वहाँ पर होंगे जहाँ पर जैव विविधता समृद्ध होगी। तो ये इसका स्टेटमेंट थोड़ा घुमा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाए रखी जा सकती, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मतलब हाथी योगदान देते हैं इसलिए कि उनके बिना नहीं बनाई जा सकती, ये भी देखो गलत हो गया। मैंने कहा ना के बिना वर्ड ये गलत होते हैं। हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना लें, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बना लें, ये क्षमता होती है, ये बात कह रहा है। बट यहाँ क्या कह रहा है, हाथी एक कीस्टोन प्रजाति, अपने कीस्टोन प्रजाति पर होती है जो वहाँ की जान होती है। ठीक है, और वहाँ की जैव विविधता को बनाए रखती है। कीस्टोन प्रजाति ऐसी होती है, तो ये पूरी बात इसी की तो कर रहा है कि वहाँ की जैव विविधता बनाए रखती है, तो कीस्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुँचाते हैं। तो ये वाली बात भी इसमें शामिल है, ये वाली बात भी इसी में शामिल है। तो आप जो है ये इसकी तुलना में ये दोनों, अगर आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दें, इन दोनों की तुलना में आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो इसके ऑप्शन में भी आप चुन सकते हैं। बस इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, देखिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि आप जो है किस तरीके से देखिए गलत कर सकते हैं। देखिए ये है नगरीय अपशिष्ट के बारे में। देखिए नगरीय ठोस अपशिष्ट ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है, तो देखिए नहीं है, तो ये जो है कि ऐसा नहीं है, नहीं वाले बट 99% केस में गलत होते हैं। ठीक है, ये भारतीय नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक अपशिष्ट ऊर्जा दक्ष रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए नहीं, बट ये गलत। अब मैं आपको नहीं का दिखाने वाला हूँ, बाकी आप उसका ऑप्शन चुन सकते हैं। बाकी मैं हर दिन डिटेल में डिस्कस करूँगा इन चीज़ों को। देखिए कोई कथन है हमें नहीं पता, बस ये कह रहा है कि सर्वाधिक युक्तियुक्त तर्कसंगत और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देखिए संदेश देखते हैं। देखिए रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, तो ये क्या कोई संदेश हुआ? और प्लस नहीं है, गलत कर दिया। मतलब देखते हैं हम इस विकल्प को एलिमिनेट कर सकते हैं। भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती की स्थानापन्न के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब जैविक खेती को नहीं किया जाना चाहिए। कितनी नेगेटिव बात है, ऐसे कोई बात कर सकता इस पैसेज में? तो बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। देखिए जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लाभ के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं है, कोई वैश्विक बाजार नहीं है, तो ये भी और फिर नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट कितना जनरल स्टेटमेंट होगा। भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देशों और सहायता की जरूरत है। देखो ये मैसेज भी है, मतलब मैसेज दे रहा है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, बाकी मैं कोई मैसेज भी नहीं दिख रहा था। बड़े आसानी से आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, कुछ वर्ड बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, तो बस इसके बेस पे भी आप चल सकते हैं। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप कुछ ही फसलों पर रहेंगे, अपना जितना विविधता अधिक होगी, जितनी चीज़ अधिक होंगी उतनी मतलब कहते हैं कि खाद्य वस्तुओं में जितनी जटिलता अधिक होती है, आपने पढ़ा भी होगा पारिस्थितिक उसमें जो खाद्य श्रृंखला जो पड़ी होगी, जितनी जटिल होती है उतना अच्छा होता है, उतना संतुलन बनाए रखता है। तो इतना कि कुछ फसलों पर निर्भरता तो गलत ही होगी, सिर्फ सही से बात है। तो मतलब ये राइट बात कर रहा था, 2 है। देखिए यहाँ पे ये 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा देखिए ये देखिए सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए और भूखमरी को पूरी तरह मिटाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य हैं, भले ही उनमें कुपोषण का समाधान हो, भले ही उसमें कुपोषण का समाधान हो, ऐसी बात करेगा कोई भी? मतलब ये नेगेटिव कथन है, तो ये कट कर देंगे तो बन गया। बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर भी राइट हो गया। बस मतलब बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बिना पढ़े भी पैसेज का आंसर निकाल सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि पैसेज फिर भी पढ़ना, बट ये जो है पढ़ना कैसे है, पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन देखने के बाद फिर उसके बाद जो है देखिए ये देखिए यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं होते हैं, तो ये नहीं वाला वर्ड बहुत खतरनाक होता है। तो इसको आप देखिए और प्रीवियस ईयर पर अप्लाई करिए। मतलब कहने में ये है कि पहले आप जो है उसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद जितने भी विकल्प एलिमिनेट हो सकते हैं, शायद 1 हो, आधे से 2 हो सकते हैं, कहीं कहीं तो 3 भी हो सकते हैं, तो उनको एलिमिनेट करिए। उसके बाद फिर पैसेज पे जाइए, पैसेज को बहुत तेज़ी के साथ पढ़िए, फिर उसके बाद जो भी उन दोनों में अच्छा स्टेटमेंट दिख रहा है उसको चुन लीजिए। 100% आपके, अगर आप 27 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें बड़े आराम से 20 से 21 आपके नेट राइट जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, आप ठीक से बस प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक 2 और देख लेते हैं।
वीडियो भी लंबी हो रही है, तो हम जो है इस वीडियो को वहीं पर रोकेंगे, ठीक है। तो और देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, एक कोई भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे देखिए जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है। देखिए कोई ये कहेगा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है, वो भी जैविक खेती की, जैविक खेती ऐसा हो सकता। तो जैविक खेती किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है, बस ये विकल्प गया। दूसरा देखिए किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थों के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है, बिल्कुल सही है, हो सकती है, ये वाली बात हो सकती है। अब आप ये देखना होता है आपको ये मेंशन किया है उसमें नहीं किया, तो इसके लिए बस आप तेजी से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए यहाँ पे कि हाँ कि मतलब ये शिक्षित होने की जरूरत है, इसमें बात की गई है नहीं की गई है, जैविक खेती के बारे में कितनी बुराई की गई है, कितनी मतलब क्या अच्छा बताया गया उसमें, तो इसको पढ़िए आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए इस परिच्छेद में देखते हैं, इस परिच्छेद के बारे में मैंने बता ही दिया। इसके अलावा देखिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो फिलहाल वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, 35 मिनट की हो गई है, तो मतलब जो है फिलहाल के लिए अभी हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो आप ये है कि जितने भी आप प्रीवियस क्वेश्चन है मतलब कॉम्प्रहेंशन के, तो उन पर जाकर आप जो मैंने आज चीज़ें बताई हैं, जैसे कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रहा है, ठीक है, उसको पहले आप अपने आप से फाइंड करना सीखिए और उसको पहले आप कट करिए, ठीक है। और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो उसको देखिए कि हाँ आप सही से एलिमिनेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। तो 99% केस में प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होते हैं 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्पों में से आप एक तो कम से कम कर ही लेंगे, और बहुत सारों में आप 2 भी कर लेंगे, और कम से कम कुछ गिने चुने में आप 3 भी कर लेंगे, मतलब डायरेक्ट आंसर तक ही पहुंच जाएंगे पैसेज में, ठीक है। तो पहला काम ये करिए। उसके बाद इन वर्डों पर ध्यान दीजिए, नहीं, भविष्य में, ये हमेशा गलत होते हैं, सदैव, केवल, या ये सरकार का दायित्व है, इस तरह के कथनों पर ध्यान दीजिए। तो आप वहाँ पर भी फाइंड करेंगे कि मतलब जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो 2-4 चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि पूर्व धारणा में क्या पूछा जाता है, ठीक है, निष्कर्ष में क्या पूछा जाता है, अनुमान में क्या पूछा जाता है, ठीक है, और जो है इसके अलावा आशय क्या बताता है, या कोरोलरी जिसे बोलते हैं, परिणाम क्या बताता है। उसके अलावा तर्कसंगत, ठीक है, कि मतलब क्या कुछ पूछा जाता है कि क्रूशियल मैसेज क्या, मतलब महत्वपूर्ण मैसेज क्या, तो मैसेज क्या होते हैं, मैसेज किस रूप में होता है, इस तरह की चीज़ों पर आप ध्यान देना शुरू करिए। फिर एक और पूछा था क्रक्स, मतलब उसका सार क्या, तो सार के बारे में, ठीक है। तो जो मेन थीम होती है, जैसा अगर सार की बात करी जाए, तो जो मेन थीम होती है, मतलब जो पूरा उसका कोर होता है, मतलब जो जिसके कोर में, पूरे पैसेज के कोर में जो चीज़ रहती है वही उसका सार होता है। तो बस इस तरीके की चीज़ें पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं पर हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको बायो के जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, और हम अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अगली वीडियो हम जीएस की लेकर आएंगे या अगली वीडियो कॉम्प्रहेंशन की, आप ये भी बता सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।